अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से पाकिस्तान और भारत कई मुद्दों पर विवाद में रहे। हालांकि कश्मीर संघर्ष राष्ट्रों को विभाजन करने वाला प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा अन्य सीमा विवाद मौजूद थे, विशेष रूप से कच्छ के रण पर, जो भारतीय राज्य गुजरात में एक बंजर क्षेत्र है। 1962 में चीन से मिली हार के चलते भारतीय सेना का मनोबल टूटा हुआ था। इसी बीच मई 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन होने से भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम सा आ गया था। उधर पाकिस्तान में सेना प्रमुख अयूब खान चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बने। उनकी नजर में कश्मीर खटक रहा था। जनवरी 1965 में गुजरात के कच्छ में सरक्रीर के पास पाकिस्तानी सेना ने भारतीय क्षेत्र में गश्त करना शुरू कर दिया। 8 अप्रैल को दोनों देश एक दूसरे की चौकियों पर हमला करने लगे। पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च करती है और कंजरकोट फोर्ट बॉर्डर के पास कुछ भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लेती है। जून 1965 में ब्रिटिश पीएम हैरोल्ड विल्सन इस विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने पर दोनों देशों को राजी कर लेते हैं। पाकिस्तान ने इसे भारत की कमजोरी समझा। इसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को $700 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से करीब 5.6 हजार करोड़ रुपए की सैन्य मदद और मॉडर्न हथियार दिए। दूसरी तरफ चीन से हार के बाद भारत दुनिया से मॉडर्न हथियारों की खरीद कर रहा था, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई थी। ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंट अयूब खान को लगा कि भारत से कश्मीर छीनने का ये उचित वक्त है। अगर देर की तो भारत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अयूब खान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। दरअसल स्पेन के पास जिब्राल्टर नाम का एक छोटा सा द्वीप है। जब यूरोप को जीतने के लिए अरब देशों की सेना पश्चिम की ओर चली तो उनका पहला पड़ाव जिब्राल्टर ही था। यहीं से आगे बढ़ते हुए अरबी सेना ने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान को लगता था कि एक बार उसने भारत के जिब्राल्टर यानी कि कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो वो भारत को मात दे देगा। तारीख 5 अगस्त 1965। पाकिस्तान के करीब 33,000 सैनिक कश्मीरी बनकर एलओसी पार करते हैं। इन सैनिकों का पहनावा और रहन सहन कश्मीरियों की तरह ही था। इनका मकसद कश्मीर के स्ट्रैटेजिक पॉइंट मसलन पुल, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, कम्युनिकेशन नेटवर्क और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना था। साथ ही कश्मीरियों को भड़काकर भारत सरकार के खिलाफ खड़ा करना था। लेकिन अयूब का दांव उल्टा ही पड़ गया। कश्मीरी लोगों ने इन पाकिस्तानी सैनिकों को पहचान लिया और 15 अगस्त 1965 को इसकी जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचा दी। प्रारंभ में भारतीय सेना को काफी सफलता मिली और लंबे समय तक तोपखाने की गोलीबारी के बाद 3 महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थानों पर कब्जा कर लिया। हालांकि अगस्त के अंत तक दोनों पक्षों में सापेक्ष प्रगति हुई थी। पाकिस्तान ने टिथवाल, उरी और पुंछ जैसे क्षेत्रों में प्रगति की थी और भारत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 8 किलोमीटर दूर हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने जम्मू के महत्वपूर्ण शहर अखनूर पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक जवाबी हमला शुरू किया, जिसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कहा गया, जिससे संचार बाधित हो जाएगा और भारतीय सैनिकों के लिए आपूर्ति मांग बंद हो जाएंगे। अयूब खान ने गणना की कि हिंदू मनोबल सही समय और स्थान पर 1-2 कठोर प्रहारों से अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि इस समय ऑपरेशन जिब्राल्टर विफल हो चुका था और शाबेग सिंह ने हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाजी पीर सेक्टर और नौशेरा की कमान संभाली और 73 पाकिस्तानी सैनिक और 8 कश्मीरी आतंकवादियों को पकड़ने में सफल रहे, जिन्हें पाकिस्तान आंतरिक समस्या पैदा करने के लिए भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। 1 सितंबर 1965 को 3:30 बजे पूरा चुंब क्षेत्र बड़े पैमाने पर तोपखाने बमबारी की चपेट में आ गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया था और भारत की सेना मुख्यालय आश्चर्यचकित रह गया था। भारी संख्या में सैनिकों और तकनीकी रूप से बेहतर टैंकों के साथ हमला करते हुए पाकिस्तान ने भारतीय बलों के खिलाफ बढ़त हासिल की, जिन्हें बिना तैयारी के पकड़ लिया गया और भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने पाकिस्तानी हमले को धीमा करने के लिए अपनी वायुसेना को बुलाकर जवाब दिया। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और उसकी वायुसेना ने कश्मीर और पंजाब दोनों में भारतीय सेना और हवाई अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तानी पंजाब में हमले का रास्ता खोलने के भारत के फैसले ने पाकिस्तानी सेना को पंजाब की रक्षा के लिए ऑपरेशन में लगे सैनिकों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। इसलिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम विफल रहा
क्योंकि पाकिस्तानी सेना अखनूर पर कब्जा करने में असमर्थ थी। ये युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक बन गया जब भारत ने पाकिस्तान पर दक्षिण की ओर हमला करके कश्मीर में अपने सैनिकों पर दबाव कम करने का निर्णय लिया। घाटी में सामरिक महत्व का एक और क्षेत्र कारगिल था। कारगिल शहर भारतीय हाथों में था, लेकिन पाकिस्तान ने कारगिल और श्रीनगर लेह सड़क की ओर दिखने वाली ऊंची जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारतीय सेना द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू करने के बाद अगस्त के महीने में पाकिस्तानी घुसपैठियों को उस क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। भारत ने 6 सितंबर को पश्चिमी मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ली थी। 6 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल निरंजन प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय सेना की 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने इचोगिल नहर के पश्चिमी तट के पास पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर जवाबी हमले का मुकाबला किया, जो भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। जनरल के दल पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें अपने वाहन छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। इचोगिल नहर को पार करने का दूसरा, इस बार सफल प्रयास लाहौर के ठीक पूर्व में बरकी गांव में पुल पर किया गया था। इन प्रयासों ने भारतीय सेना को लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीमा के भीतर ला दिया। परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाहौर में अपने नागरिकों को निकालने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम का अनुरोध किया। लाहौर के विरुद्ध आक्रमण में प्रथम इन्फेंट्री डिवीजन शामिल थी, जिसे द्वितीय स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड की 3 टैंक रेजिमेंटों का समर्थन प्राप्त था। वे तेजी से सीमा पार कर आगे बढ़े और 6 सितंबर तक इचोगिल नहर तक पहुंच गए। पाकिस्तानी सेना ने नहर पर बने पुलों को अपने कब्जे में ले लिया या उन पुलों को उड़ा दिया जिन्हें वो रोक नहीं सकती थीं, जिससे लाहौर पर भारतीयों की आगे की प्रगति को प्रभावी ढंग से रोक दिया गया। भारतीय जाट रेजिमेंट की एक इकाई 3 जाट बटालियन ने भी इचोगिल नहर को पार कर लिया था और नहर के पश्चिम की ओर बातापोर शहर पर कब्जा कर लिया था। उसी दिन पाकिस्तानी वायुसेना सेबर्स द्वारा समर्थित एक बख्तरबंद डिवीजन और पैदल सेना डिवीजन के जवाबी हमले ने भारतीय 15वें डिवीजन को अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि 3 जाट रेजिमेंट को न्यूनतम क्षति हुई, लेकिन अधिकांश क्षति गोला बारूद और भंडार वाहनों द्वारा हुई। उच्च कमांडरों को 3 जाट रेजिमेंट द्वारा बाटापुर पर कब्जा करने की कोई जानकारी नहीं थी और भ्रामक जानकारी के कारण कमांड को बाटापुर और डोगराई से घोषाल डायल में वापस जाना पड़ा। इस कदम से लेफ्टिनेंट कर्नल को अत्यधिक निराशा हुई। राजस्थान क्षेत्र में शत्रुता 8 सितंबर को शुरू हुई। प्रारंभ में पाकिस्तान डेजर्ट फोर्स और हुर मिलिशिया को रक्षात्मक भूमिका में रखा गया था, एक ऐसी भूमिका जिसके लिए वे उपयुक्त थे। जैसा कि बाद में हुआ, हुर इलाके और स्थानीय क्षेत्र से परिचित थे और उनके पास रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए कई आवश्यक कौशल थे जो उनके विरोधियों और पाकिस्तानी सेना में उनके साथियों के पास नहीं थे। मुख्य रूप से हल्की पैदल सेना के रूप में लड़ते हुए हुर ने सिंध में प्रवेश करते ही भारतीय सेनाओं को कई नुकसान पहुंचाए। हुरों को झड़प करने वालों के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जो भारतीयों को एलओसी पर परेशान करते थे। ये कार्य वे अक्सर ऊंटों पर करते थे। जैसे जैसे लड़ाइयां बढ़ती गईं, हुर्स और डेजर्ट फोर्सेस का इस्तेमाल राजस्थान के अंदर भारतीय गांवों पर हमला करने और कब्जा करने के लिए तेजी से किया जाने लगा। उस लड़ाई में भाग लेने वाले कर्नल रसूल खान कहते हैं कि 106 mm आरसीएल की रेंज 500 से 600 गज की होती है। ये काफी प्रभावी होते हैं। लग जाए तो टैंक बचता नहीं है, लेकिन खराब बात यह है कि इससे सिर्फ 1-2 या ज्यादा से ज्यादा 3 फायर हो सकते हैं। इसके बावजूद अब्दुल हमीद ने उसी दिन पाकिस्तान का दूसरा पैटर्न टैंक भी तबाह कर दिया। 10 सितंबर को पाकिस्तानियों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। तभी हमीद की नजर एक और टैंक पर तब पड़ी जब वो उससे 180 मीटर दूर थे। उसने टैंक को पास आने दिया और फिर उस पर सटीक निशाना लगाया। टैंक जलने लगा। हमीद तेजी से अपनी जीप को दूसरी ओर ले गए ताकि दूसरे पाकिस्तानी टैंकों को उनकी लोकेशन का पता ना चल पाए। इसके बाद हमीद ने पीछे से निशाना लगाकर एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद वे तीसरे टैंक पर निशाना लगा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सैनिक ने उन्हें देख लिया। दोनों ने एक साथ ट्रिगर दबाया। 2 गोले फटे। हमीद का गोला टैंक पर लगा और टैंक के गोले ने हमीद की जीप को उड़ा दिया। हमीद जाते जाते भी पाकिस्तानी टैंक को तबाह कर गए। युद्ध के दौरान हमीद ने पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को तबाह किया था। दूसरी ओर 3 जाट बटालियन को समय से रसद और हथियार ना मिल पाए। भारतीय एयरफोर्स भी मदद नहीं कर पाई। इसका असर यह हुआ कि भारतीय सेना को
डोगराई से पीछे हटना पड़ा और संतपुरा में पोजीशन लेनी पड़ी। पाकिस्तान ने फिर से इच्छेगिल नहर पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने इसके बाद डोगराई पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 3 जाट बटालियन की कमांड संभाल रहे लेफ्टिनेंट कर्नल डिसमंड हाइड ने 21 सितंबर की रात को डोगराई पर हमला करने का प्लान बनाया। हाइड ने अपने सैनिकों से कहा, एक भी सैनिक पीछे नहीं हटेगा। दूसरा, जिंदा या मुर्दा डोगराई में ही मिलना है। उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी 2 कंपनियां डोगराई में तैनात कर रखी थीं। 13 नंबर मील के पत्थर पर 2 और कंपनियां मौजूद थीं। नहर के मुहाने पर हर कदम पर 8 मशीन गन तैनात थीं। भारत के 550 जवानों के सामने पाकिस्तानी फौज की 2 गुनी संख्या थी। ठीक 1:40 पर हमले की शुरुआत हुई। डोगराई के बाहरी इलाके में सीमेंट के बने पील बॉक्स से पाकिस्तानियों ने मशीन गन से जबरदस्त हमला किया। सूबेदार पालेराम ने कहा कि सभी जवान दाहिनी ओर से मेरे साथ चार्ज करेंगे। कैप्टन कपिल सिंह थापा की प्लाटून ने भी लगभग साथ चार्ज किया। जो गोली खाकर गिरे उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। पालेराम के सीने और पेट में 6 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने तब भी अपने जवानों को कमांड देना जारी रखा। बंदूक और बमों से शुरू होने वाली लड़ाई जल्द ही हाथापाई में तब्दील हो गई। 3 जाट बटालियन ने पाकिस्तानी फौज के कमांडर कर्नल गोलवाला, उनके बैटरी कमांडर सहित 108 लोगों को जिंदा पकड़ लिया। इस दौरान पाकिस्तान के 308 सैनिक मारे गए। भारत के 108 जवानों में से 86 शहीद हो गए। 22 तारीख की सुबह 5:30 बजे भारत ने डोगराई पर कब्जा कर लिया। अगले 1 दिन तक भारतीय सेना डोगराई से लाहौर पर गोले बरसाती रही। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बीच में आना पड़ा। इसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की और युद्ध खत्म हुआ। इसके बाद युद्ध में कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा लगाया गया। भारत ने 1920 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था और पाकिस्तान ने 540 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर। भारत के 2735 और पाकिस्तान के 5988 सैनिक मारे गए थे। दोनों देशों ने जीत का दावा किया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो दोनों ही देश अपने सैनिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इतने हतोत्साहित हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा।